नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम 14 फरवरी 2026 के बैंकिंग और करंट अफेयर्स अपडेट्स कवर करेंगे। आरबीआई के नए रिकवरी रूल से लेकर सीपीआई की नई सीरीज तक सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आरबीआई के नए रिकवरी एजेंट रूल्स के बारे में ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से पढ़िए। With reference to the Draft Master Direction Managing Risks and Code of Conduct in Outsourcing of Financial Services released by RBI on 12 February 2026, consider the following statements regarding recovery agents. 1. Regulated entities are strictly prohibited from engaging recovery agents for loans up to Rs 5 lakh. 2. The draft mandates that recovery agents must call borrowers only between 8 a.m. and 7 p.m. 3. Regulated entities are required to record all calls made by recovery agents to borrowers and preserve them for at least 3 years. Which of the above statements are incorrect? Option A. Only one. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 गलत है। रिकवरी एजेंट्स को लेकर जो पुराना सिस्टम था उसमें काफी कंफ्यूजन था। अक्सर कस्टमर्स हैरासमेंट की शिकायत करते थे, इसलिए आरबीआई ने यह ड्राफ्ट डायरेक्शन जारी किया है। असल में आरबीआई ने लोन अमाउंट पर कोई रोक नहीं लगाई है, चाहे लोन 5 लाख का हो या 50 लाख का। रिकवरी एजेंट हायर किया जा सकता है, लेकिन रेगुलेटेड एंटिटी की जिम्मेदारी अब बहुत ज्यादा है। स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। एजेंट सिर्फ सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही कॉल कर सकते हैं। इसके बाद कॉल करना रूल का वायलेशन है। स्टेटमेंट 3 भी सही है। हर कॉल की रिकॉर्डिंग रखना मैंडेटरी है। इसे कम से कम 3 साल तक सेव करना होगा। एग्जाम में याद रखिए, रिकवरी एजेंट के एक्शन के लिए बैंक पूरी तरह जिम्मेदार होगा। मान लीजिए कोई एजेंट रात को 9 बजे कॉल करता है, तो यह बैंक की गलती मानी जाएगी और पेनल्टी लग सकती है। यहां कीवर्ड है टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगले सवाल में हम इन्फ्लेशन और सीपीआई के नए बेस ईयर को देखेंगे। यह इकोनॉमी का सबसे बड़ा बदलाव है। महंगाई नापने का पुराना तरीका अब बदल गया है। सीपीआई की नई सीरीज पर यह सवाल एग्जाम में आ सकता है। With reference to the new Consumer Price Index (CPI) series released by the National Statistical Office (NSO) on 12 February 2026, consider the following statements regarding its impact on RBI's inflation targeting. 1. The base year for the new CPI series has been revised from 2012 is equal to 100 to 2024 is equal to 100. 2. The weightage of food and beverages in the new series has been reduced significantly compared to the 2012 series. 3. The RBI MPC will immediately adopt this new series for its inflation targeting framework starting from the April 2026 meeting. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। बात करते हैं हिस्ट्री की। अब तक हम 2012 का बेस ईयर यूज कर रहे थे,
लेकिन 14 साल में हमारा खर्च करने का तरीका बदल गया है। इसलिए सरकार ने बेस ईयर को बदलकर 2024 कर दिया है। स्टेटमेंट 2 में जो फूड वेटेज का पॉइंट है वो बहुत लॉजिकल है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, खाने पर खर्च का परसेंटेज कम होता है। इसे एंगेल्स लॉ कहते हैं। इसलिए नई सीरीज में फूड का वेटेज घटा दिया गया है। स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी अब इसी नए डेटा को यूज करेगी। अप्रैल 2026 से जो भी पॉलिसी आएगी वो नए इंडेक्स पर बेस्ड होगी। यहां ट्रैप यह है कि लोग सोच सकते हैं कि आरबीआई अभी वेट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रांजिशन इमीडिएट है। एग्जाम में याद रखिए, बेस ईयर अब 2024 है। मान लीजिए पहले आपकी सैलरी का 50% खाने में जाता था, अब शायद 40% जाता है। यही चेंजेस इंडेक्स में दिखता है। अगला सवाल डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स पर है। डेटा और नंबर पर फोकस करना जरूरी है। डिजिटल इंडिया का ग्राफ कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है, यह इंडेक्स हमें बताता है। इसे गलत मत करना। With reference to the RBI Digital Payments Index, RBIDPI, for September 2025 released on 12th February 2026, consider the following statements regarding the index value and its calculation. 1. The RBIDPI for September 2025 stands at 516.76, showing a significant increase from the previous periods. 2. The base period for the RBIDPI is March 2018, which is set at a score of 100. 3. The RBI stated that the growth in the index was primarily driven by the payment performance and payment enablers parameters. Which of the above statements is correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी यहां भी सारे स्टेटमेंट सही हैं। आरबीआई डीपीआई एक स्कोर कार्ड है जो बताता है कि देश कितना कैशलेस हो रहा है। बेस पीरियड मार्च 2018 है, जिसे 100 नंबर दिया गया था। अब यह स्कोर 516.76 हो गया है। इसका मतलब है कि डिजिटल पेमेंट्स में 5 गुना से ज्यादा ग्रोथ हुई है। यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ग्रोथ के दो मेन ड्राइवर हैं, पेमेंट परफॉर्मेंस और पेमेंट इनेबलर्स। पेमेंट परफॉर्मेंस का मतलब है ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम और वैल्यू, और इनेबलर्स का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मोबाइल बैंकिंग और बैंक अकाउंट्स। एग्जाम में अक्सर बेस ईयर पूछा जाता है, जो कि मार्च 2018 है। इसे याद रखिए। मान लीजिए पहले आप सब्जी नकद लेते थे, अब क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। यही बदलाव इस इंडेक्स में कैप्चर होता है। सितंबर 2025 का डेटा फरवरी 2026 में रिलीज हुआ है, क्योंकि डेटा कलेक्ट करने में टाइम लगता है। अगले सवाल में हम इसी इंडेक्स के वेटेज को देखेंगे। कौन सा पैरामीटर सबसे भारी है, यह जानना जरूरी है। डीपीआई के अंदर कौन सा पैरामीटर किंग है, यह सवाल उसी पर है। यहां लोग अक्सर गलती करते हैं। With reference to the constituent parameters and weightages of the RBI Digital Payments Index, RBIDPI, consider the following statements. 1. Payment performance is the largest parameter with a weightage of 45%. 2. Payment enablers accounts for 25% of the total index weight. 3.
Consumer centricity is the second largest parameter with a weightage of 15%. Which of the above statements are incorrect? Option A. Only one. Option B. Only two. Option C. Only three. Option D. None of the above. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 3 गलत है। डीपीआई के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। इसमें टोटल 5 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा है पेमेंट परफॉर्मेंस, जो 45% है। यह लॉजिकल भी है, क्योंकि असली डिजिटल ग्रोथ तो ट्रांजैक्शन होने से ही पता चलती है। दूसरा बड़ा हिस्सा है पेमेंट इनेबलर्स, जो 25% है। यह इंटरनेट और बैंक अकाउंट्स को नापता है। लेकिन स्टेटमेंट 3 में जो कंज्यूमर सेंट्रिसिटी है, उसका वेटेज सिर्फ 5% है। यह सबसे छोटा पैरामीटर है। 15% वेटेज तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड का है। एग्जाम में याद रखिए, परफॉर्मेंस इज किंग विद 45%। अगर ट्रांजैक्शन फेल होते हैं या शिकायतें बढ़ती हैं, तो यह कंज्यूमर सेंट्रिसिटी में आता है, लेकिन उसका इंपैक्ट स्कोर पर कम होता है। मान लीजिए आपके पास ऐप तो है, लेकिन आप उसे यूज नहीं करते, तो स्कोर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस का वेटेज ज्यादा है। इंडिया का यूपीआई अब मलेशिया में चलेगा। यह इंटरनेशनल बैंकिंग का हॉट टॉपिक है। With reference to the cross-border payment agreement signed on 12 February 2026, involving NPCI International Payments Limited, NIPLA, consider the following statements. 1. NIPLA signed the agreement with PayNet, Payments Network Malaysia STN BHT. 2. The agreement aims to link India's Unified Payments Interface, UPI, with Malaysia's Do It Now system. 3. Once fully operational, the linkage will enable Indian travelers to scan Do It Now QR codes in Malaysia to make payments. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी यह डील फाइनल है और सारे स्टेटमेंट सही हैं। पहले जब हम विदेश जाते थे, तो फॉरेक्स कार्ड या कैश का झंझट होता था, चार्ज भी ज्यादा लगता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल काम कर रहा है। मलेशिया में जो सिस्टम चलता है, उसका नाम है डू इट नाउ, जैसे हमारे यहां यूपीआई है। स्टेटमेंट 1 सही है। एग्रीमेंट पेनेट के साथ हुआ है। स्टेटमेंट 2 भी सही है। दोनों सिस्टम लिंक हो गए हैं। अब मैजिक यह है कि आप अपने फोन पे या गूगल पे से मलेशिया में डू इट नाउ का क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। पैसा आपके रुपए अकाउंट से कटेगा और मर्चेंट को रिंगिट में मिलेगा। यह रियल टाइम सेटलमेंट है। एग्जाम में याद रखिए, पार्टनर का नाम पेनेट है। मान लीजिए आप कुआलालंपुर में टैक्सी लेते हैं, तो आप बस स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे। यह क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी का बेस्ट एग्जाम्पल है। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। रिकवरी एजेंट्स की सभी कॉल्स को रिकॉर्ड करना अब मैंडेटरी हो गया है। रिकवरी के लिए कॉल करने का समय सुबह 8 से शाम 7 बजे तक है। सीपीआई का बेस ईयर 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है। डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स का बेस पीरियड मार्च 2018 है।
डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स में पेमेंट परफॉर्मेंस का वेटेज सबसे ज्यादा 45% है। इंडिया का यूपीआई मलेशिया के डुइटनाउ सिस्टम के साथ लिंक हो गया है। अगले सवाल में हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की नई बिल्डिंग्स के नाम जानेंगे। यह बहुत इंटरेस्टिंग है। सेंट्रल विस्टा की नई इमारतों का नामकरण हो गया है। यह बहुत अहम है। Consider the following statements regarding the Common Central Secretariat (CCS) buildings inaugurated in February 2026 as part of the Central Vista redevelopment project. 1. The buildings housing the Prime Minister's Office (PMO), National Security Council Secretariat (NSCS), and Cabinet Secretariat have been named Seva Teert. 2. The buildings designated for general ministries and departments are collectively named Kartavya Bhavan. 3. The CCS project aims to house all 51 central ministries in a single location to improve administrative efficiency. Which of the above statements is are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सरकार का विजन अब क्लियर है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं है, यह गवर्नेंस का नया चेहरा है। जो बिल्डिंग्स पीएमओ और कैबिनेट को होस्ट करेंगी, उनका नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। यह नाम सर्विस यानी सेवा भाव को दर्शाता है। वहीं बाकी मिनिस्ट्रीज के लिए जो बिल्डिंग्स हैं, उनका नाम कर्तव्य भवन है, यानी ड्यूटी फर्स्ट। पहले 51 मिनिस्ट्रीज 47 अलग अलग जगह बिखरी थी। इससे फाइल घूमने में बहुत टाइम लगता था। अब सब एक जगह आ गए हैं। इसे कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट कहते हैं। एग्जाम में याद रखिए, पीएमओ का घर सेवा तीर्थ है। इससे कोऑर्डिनेशन फास्ट होगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी। यह मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। मान लीजिए होम मिनिस्ट्री को फाइनेंस मिनिस्ट्री से मिलना है, तो अब वो पड़ोसी हैं। अगले सवाल में हम कर्नाटक के नए हेल्थ कार्ड को देखेंगे। यहां टेक्नोलॉजी का कमाल है। किस राज्य ने एआई वाला हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है? यह एक बड़ा कदम है। Which Indian state became the first to launch a universal health card integrated with AI-based preliminary diagnostics in February 2026? 1. Karnataka. 2. Kerala. 3. Telangana. 4. Maharashtra. Option A. Only 1. Option B. Only 2. Option C. Only 3. Option D. Only 4. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कर्नाटक ने बाजी मार ली है। पब्लिक हेल्थ में अक्सर डायग्नोसिस देर से होता है। गांव के क्लिनिक में डॉक्टर नहीं मिलते। इस गैप को भरने के लिए कर्नाटक ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। उन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है। लेकिन यह साधारण कार्ड नहीं है, यह एआई से जुड़ा है। जब आप पीएचसी में जाएंगे, तो एआई आपकी हिस्ट्री एनालाइज करेगा। यह शुरुआती जांच में डॉक्टर की मदद करेगा। इसे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से भी लिंक किया गया है। एग्जाम में याद रखिए, स्टेट का नाम कर्नाटक है। यह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को पकड़ने में बहुत काम आएगा। मान लीजिए किसी को हार्ट की बीमारी के लक्षण हैं, तो एआई उसे जल्दी डिटेक्ट कर लेगा।
इससे ट्रीटमेंट सही समय पर शुरू हो सकेगा। यह डिजिटल हेल्थ का फ्यूचर है। अगला सवाल भारत की पहली सेमीकंडक्टर सिटी पर है। गुजरात का नाम फिर से न्यूज में है। भारत की पहली सेमीकंडक्टर सिटी कहां बन रही है? यह फ्यूचर टेक का सवाल है। Consider the following statements regarding the Dholera Special Investment Region, the SEER, in Gujarat, which was in the news in February 2026. 1. It was officially inaugurated as India's first dedicated semiconductor city. 2. The city is being developed as part of the Delhi-Mumbai Industrial Corridor, DMIC. 3. It houses the major semiconductor fabrication plant being set up by the Tata Group in partnership with Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation, PSMC. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2, and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी धोलेरा अब ग्लोबल मैप पर आ गया है। सेमीकंडक्टर चिप्स आज हर चीज में लगते हैं, कार से लेकर फोन तक। इंडिया चाहता है कि हम चिप्स इंपोर्ट न करें, बल्कि खुद बनाएं। इसी मिशन के तहत धोलेरा को चुना गया है। यह इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर सिटी है। यहां पानी और बिजली की स्पेशल व्यवस्था है। स्टेटमेंट 2 सही है। यह डीएमआईसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सबसे बड़ी बात स्टेटमेंट 3 में है। यहां टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अपना प्लांट लगा रहा है। उनके पार्टनर ताइवान की कंपनी पीएसएमसी है। यह बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। एग्जाम में याद रखिए, धोलेरा गुजरात में है। मान लीजिए, अगर कल को ग्लोबल सप्लाई चेन टूटती है, तो इंडिया सेफ रहेगा, क्योंकि हमारे पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग होगी। यह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए जरूरी है। अगले सवाल में हम आपके पासपोर्ट की ताकत को मापेंगे। हेनले इंडेक्स अपडेट हो गया है। आपका पासपोर्ट अब और ताकतवर हो गया है। रैंकिंग सुधरी है। With reference to the Henley Passport Index update released in February 2026, consider the following statements. 1. India's ranking has improved to the 75th position, up from the 80th position in the previous ranking. 2. The Indian passport now provides visa-free or visa-on-arrival access to 56 countries. 3. Singapore continues to hold the top spot, rank 1, with the most powerful passport in the world, offering visa-free access to 192 destinations. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2, and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी गुड न्यूज है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया ने जंप लगाई है। अब हमारा रैंक 75 हो गया है। पहले हम 80 नंबर पर थे। इसका मतलब है कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन सुधर रहे हैं। अब आप बिना वीजा के 56 देशों में जा सकते हैं, या वहां पहुंचकर वीजा ले सकते हैं। नंबर 1 पर अभी भी सिंगापुर है, जिसके पास दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। 192 देश उनके लिए ओपन हैं। एग्जाम में याद रखिए, इंडिया का नया रैंक 75 है। यह ट्रैवल फ्रीडम को दिखाता है। मान लीजिए, आपको थाईलैंड जाना है, तो अब सोचना नहीं पड़ेगा। यह सॉफ्ट पावर का भी एक इंडिकेटर है।
यह रैंकिंग IATA के डेटा पर बेस्ड होती है। दुनिया में भारत की छवि कैसी है? यह इंडेक्स सब बताता है। Consider the following statements regarding the Global Soft Power Index 2026, released by Brand Finance on 12 February 2026. 1. India has been ranked 32nd globally in the index. 2. The United States has topped the index, retaining its position as the world's leading soft power superpower. 3. The index ranks countries based on metrics such as familiarity, reputation, and influence. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों बातें सही हैं। सॉफ्ट पावर का मतलब है किसी देश का इन्फ्लुएंस बिना हथियार चलाए। ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट में इंडिया 32वें नंबर पर है। हमारा स्कोर 48 है, थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है क्योंकि जियोपॉलिटिकल स्क्रूटनी बढ़ी है। नंबर 1 पर यूनाइटेड स्टेट्स है, उनका कल्चरल और डिप्लोमेटिक प्रभाव अभी भी सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर यूके है। यह इंडेक्स 3 चीजों को मापता है: फैमिलियरिटी, रेपुटेशन और इन्फ्लुएंस। इसमें बिजनेस और हेरिटेज भी देखा जाता है। एग्जाम में याद रखिए, इंडिया का रैंक 32 है। मान लीजिए योगा और बॉलीवुड की वजह से लोग इंडिया को जानते हैं। यह हमारी सॉफ्ट पावर है, लेकिन गवर्नेंस के मुद्दों पर कभी कभी स्कोर कम हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। पीएमओ और कैबिनेट की बिल्डिंग्स को सेवा तीर्थ नाम दिया गया है। सेंट्रल विस्टा में बाकी मंत्रालयों की बिल्डिंग्स को कर्तव्य भवन कहा जाएगा। कर्नाटक ने देश का पहला AI वाला हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है। गुजरात के धोलेरा को भारत की पहली सेमीकंडक्टर सिटी बनाया गया है। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 75वें स्थान पर पहुंच गया है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में भारत को 32वीं रैंक मिली है। अगले सवाल में हम पेटेंट्स और इनोवेशन की दुनिया में चलेंगे। इकोनॉमिक सर्वे का यह डेटा बहुत पॉजिटिव है, इसे ध्यान से पढ़िए। Consider the following statements regarding India's innovation and intellectual property (IP) performance as highlighted in the analysis of the Economic Survey 2025-26 released in February 2026. 1. India's rank in the Global Innovation Index (GII) has improved to 38th. 2. The number of patent applications filed in India has doubled from FY 2019 to 22 FY 2024 to 25. 3. The report highlights a shift from volume to value in Indian research output. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी भारत अब इनोवेशन हब बन रहा है। इकोनॉमिक सर्वे ने इस बार रिसर्च और पेटेंट्स पर बहुत जोर दिया है। स्टेटमेंट 1 सही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 38वें नंबर पर आ गए हैं। कुछ साल पहले हम 80 के पार थे। स्टेटमेंट 2 भी सही है।
पेटेंट फाइलिंग डबल हो गई है। इसका मतलब है कि हमारे वैज्ञानिक अब सिर्फ रिसर्च पेपर नहीं लिख रहे, बल्कि नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। स्टेटमेंट 3 सबसे महत्वपूर्ण है। वॉल्यूम से वैल्यू की तरफ शिफ्ट होना, यानी सिर्फ गिनती बढ़ाने के लिए काम नहीं हो रहा, बल्कि ऐसी चीजें बन रही हैं जो बाजार में बिक सकें और लोगों के काम आ सकें। एग्जाम में याद रखिए, GII रैंक 38 है। मान लीजिए, पहले कॉलेज में सिर्फ प्रोजेक्ट बनते थे, अब स्टार्टअप्स बन रहे हैं। यही बदलाव इस सर्वे में हाईलाइट किया गया है। अगला सवाल एक नए ग्लोबल इंडेक्स पर है। भारत की जिम्मेदारी को दुनिया मान रही है। दुनिया के सबसे जिम्मेदार देशों में भारत का स्थान क्या है? यह नया इंडेक्स है। Which country was ranked 16th globally in the newly launched Responsible Nations Index 2026, as reported in February 2026? 1. India. 2. Japan. 3. Germany. 4. Australia. Option A. Only 1. Option B. Only 2. Option C. Only 3. Option D. Only 4. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी भारत। यह इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने निकाला है। इसमें देखा जाता है कि कौन सा देश दुनिया की भलाई के लिए काम कर रहा है। भारत को 16वां रैंक मिला है, जो कि टॉप 20 में है। इसका कारण है ग्लोबल साउथ की आवाज बनना। जब भी कहीं मुसीबत आती है, जैसे भूकंप या सुनामी, तो भारत सबसे पहले मदद पहुंचाता है। इसे फर्स्ट रेस्पॉन्डर कहते हैं। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर अलायंस में भी भारत लीडर है। एग्जाम में याद रखिए, रैंक 16 है। यह सॉफ्ट पावर से अलग है, क्योंकि यहां एक्शन देखा जाता है। मान लीजिए, वैक्सीन मैत्री या HADR ऑपरेशंस। इन सब की वजह से यह स्कोर मिला है। यह दिखाता है कि हम सिर्फ अपनी नहीं, दुनिया की सोचते हैं। अगला सवाल डिफेंस एक्सरसाइज पर है। खंजर और काजिन में कंफ्यूज मत होना। एक्सरसाइज खंजर किन दो देशों के बीच होती है? लोकेशन और पार्टनर दोनों जरूरी हैं। With reference to the 13th edition of Joint Special Forces Exercise, Khanjar, active as of 12th February 2026, consider the following statements. 1. It is a bilateral exercise conducted between India and Kazakhstan. 2. The exercise is being conducted at the Special Forces Training School in Baklo, Himachal Pradesh. 3. The focus of the exercise includes counter-terrorism and counterinsurgency operations in semi-urban and mountainous terrain. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1. Option B. Only 3. Option C. Only 1 and 2. Option D. Only 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी सिर्फ स्टेटमेंट 3 सही है। यहां दो बड़े ट्रैप थे। पहला, नाम में कंफ्यूजन। खंजर एक्सरसाइज किर्गिस्तान के साथ होती है। कजाकिस्तान के साथ जो होती है, उसे काजिन कहते हैं। इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। दूसरा ट्रैप है लोकेशन। पहले यह बकलो में होती थी, लेकिन इस बार यानी 2026 में यह मिसामारी असम में हो रही है, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी गलत है। स्टेटमेंट 3 सही है,
क्योंकि इसका फोकस काउंटर टेररिज्म पर है, वो भी पहाड़ों और जंगलों में। एग्जाम में याद रखिए, खंजर मतलब किर्गिस्तान और लोकेशन मिसामारी है। मान लीजिए, अगर आप सिर्फ पुराने नोट्स पढ़ेंगे तो बकलो टिक कर देंगे। अपडेट रहना जरूरी है। अगले सवाल में खेती और एआई का संगम है। यह क्वाड का इनिशिएटिव है। एआई का इस्तेमाल अब खेतों में होगा। यह प्रोजेक्ट 4 देशों ने मिलकर शुरू किया है। With reference to the AI Engage Awards announced on 12th February 2026, consider the following statements. 1. The awards were announced under the Advancing Innovations for Empowering Next General Agriculture initiative. 2. It is a bilateral collaboration solely between the National Science Foundation, USA, and the Indian Council of Agricultural Research, ICAR. 3. The initiative focuses on leveraging artificial intelligence to empower agricultural practices and involves an investment of approximately $2.4 million. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 2 गलत है। एआई इंगेज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसका फुल फॉर्म है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर एम्पावरिंग नेक्स्ट जेन एग्रीकल्चर, यानी खेती में नई तकनीक लाना। लेकिन यह सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच नहीं है। यह क्वाड देशों का प्रोजेक्ट है। इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 3 सही है। इसमें करीब 20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। एआई की मदद से यह पता लगाया जाएगा कि फसल कब काटनी है, पानी कितना देना है और बीमारी से कैसे बचना है। एग्जाम में याद रखिए, यह मल्टीलेटरल है, बायलैटरल नहीं। मान लीजिए, रोबोट्स खेतों में काम कर रहे हैं। यही इसका फ्यूचर विजन है। डार्विन डे पर यह सवाल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बोनस है। थीम याद रखना। With reference to Darwin Day, observed globally on 12th February 2026, consider the following statements. 1. The day commemorates the birth anniversary of Charles Darwin, born in 1809. 2. Charles Darwin is best known for his work on the origin of species, which introduced the scientific theory of natural selection. 3. The academic theme for the 2026 celebration was Understanding the Diversity of Life Through the Lens of Evolution. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1 and 3. Option D. All 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी बेसिक साइंस का यह सवाल बिल्कुल सही है। 12 फरवरी को चार्ल्स डार्विन का जन्मदिन होता है। उन्होंने दुनिया को बताया था कि हम सब एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। उनकी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ने साइंस की दुनिया बदल दी थी। इस साल की थीम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी थ्रू एवोल्यूशन, मतलब यह समझना कि दुनिया में इतने अलग अलग जीव क्यों हैं। स्टेटमेंट 3 भी सही है। एग्जाम में याद रखिए, डार्विन का बर्थ ईयर 1809 है। मान लीजिए, जिराफ की गर्दन लंबी क्यों हुई? यह समझाने वाली थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन ही है।
यह बायोलॉजी का सबसे फंडामेंटल रूल है। चलिए अब क्वेश्चन 11 से 15 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38वें स्थान पर है। भारत में पेटेंट फाइलिंग पिछले 5 सालों में दोगुनी हो गई है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में भारत दुनिया में 16वें नंबर पर है। एक्सरसाइज खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच होती है। AI इंगेज एक क्वाड प्रोजेक्ट है जिसमें 4 देश शामिल हैं। डार्विन डे हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, यह था आज का सेशन। अगले वीडियो में हम बजट के नए प्रावधानों को देखेंगे। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 15 सवाल जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। हमने बैंकिंग रेगुलेशन से लेकर ग्लोबल इंडेक्स तक सब कुछ कवर किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट्स के साथ।